जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक इलाका है जिसका नाम है डेरा की गली, शॉर्ट में डीकेजी भी कहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की तरह यहाँ भी कई सुंदर रिजॉर्ट्स हैं जहाँ सैलानी वक्त बिताने आते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों और पहाड़ों की ढलानों पर पसरे जंगलों को निहारते सैलानियों को गाइड बताते ज़रूर हैं कि डीकेजी से महज 50 किलोमीटर दूर डायरेक्शन देके बताते हैं कि एलओसी पड़ती है नियंत्रण रेखा, जिसके आगे से पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर शुरू होता है। सैलानी अगला सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी कि तब तो यहाँ बहुत आतंकवादी होते होंगे, बहुत कुछ होता रहता होगा। तब गाइड कहते हैं कि पहले होता था, अब नहीं होता ये सब। इस बात में कुछ सच्चाई है तो सही। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुख्य गढ़ कश्मीर घाटी रही है। जम्मू संभाग में जो समस्या थी नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में थी। घाटी में जब आतंक का चरम आया तो यहाँ भी कई हमले हुए, लेकिन समय के साथ सेना ने ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियों को घाटी के भीतर बांध दिया। फोकस घाटी पर हुआ तो जम्मू संभाग में एलओसी को छोड़कर बाकी इलाकों में तैनाती थोड़ी हल्की भी की गई और इसीलिए डीकेजी जैसी जगहों पर पर्यटन पनपा फला फूला। लेकिन इसी डीकेजी इलाके में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 21 दिसंबर को 5 जवानों के प्राण गए। आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। ये एक बेहद परेशान करने वाली खबर थी, क्योंकि अब यह तय है कि आतंक का एक नया पैटर्न हमारे सामने है। लगातार कश्मीर घाटी के बाहर हमले होते जा रहे हैं और इनमें सेना और दूसरे सुरक्षा बलों को नुकसान भी पहुंच रहा है। क्या पीर पंजाल के पार आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पर्याप्त सतर्कता बरत रही हैं? बार बार हम एक ही तरह के हमलों में नुकसान क्यों उठा रहे हैं और क्या ये पाकिस्तान और चीन के किसी साझा प्लान का हिस्सा है ताकि हम लद्दाख से फौज वापस बुलाने को मजबूर हो जाएं? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी दिन की बड़ी खबर में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आतंक के बदलते पैटर्न पर सविस्तार बात होगी, लेकिन आइए पहले आपको दिन के कुछ अपडेट्स हम दे दें। पहले सुर्खी है इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई। संसद के शीतकालीन सत्र में 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया और 4 अहम कानून पास भी हो गए। इसके बाद इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता जंतर मंतर पर जमा हुए। विरोध करने प्रदर्शन को नाम दिया गया सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, यानी लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन। प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा लेफ्ट पार्टियां डीएमके, एनसीपी, शरद पवार गुट, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य दल शामिल थे। प्रोटेस्ट के दौरान संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में 2-3 युवक कूदकर अंदर आ गए। उन्हें कूदते हुए हम सबने देखा। वो अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया। भाजपा के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। ये राहुल गांधी का कहना है, आप सुन लीजिए। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए, वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाषण दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों ने, अर्जुन राम मेघवाल और प्रहलाद जोशी। सुनिए आप दोनों ने भी क्या क्या कहा। गला तो घोटा है, तो इतिहास देखे तो इमरजेंसी से लेके आज तक गला घोटा है कांग्रेस पार्टी प्रजाप्रभुत्व का। जैसे मैंने उल्लेख किया 2013 में जिस कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी के सहित शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता थे, तो ऐसे बड़े बड़े नेता थे, तो उन लोगों का जितना सर्विस हुआ था पब्लिक लाइफ में
उतना अनुभव भी इस राहुल गांधी को नहीं था। एक एमपी था, उन्होंने आके आपके सामने ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, दैट वाज टोर्न इनटू द पीसेस। ये प्रजाप्रभुत्व को हमको पाठ सिखाते हैं। मकर द्वार पे जब हमारे कुछ विपक्ष के एमपी कुछ एक क्या कर रहे थे वो एक अलग विषय है, लेकिन एक हमारे लोकसभा के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ऐसे व्यक्ति श्री राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। ये बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। एंजॉय कर रहे थे जी उनको, और फिर कह रहे थे हमें इसका पता नहीं था। आप उस पूरा वीडियो देखिए, उसमें वो कुछ पूछ रहे हैं तो वो जवाब भी देते हैं राहुल गांधी कि नहीं आई एम फ्रॉम लोकसभा। इसका मतलब वो पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। दूसरी सुर्खी जुड़ी है कुश्ती से जुड़ी हुई। कल भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में सांसद, पूर्व WFI अध्यक्ष और यौन उत्पीड़न केस के आरोपी ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय कुमार सिंह जीत गए, जिसके बाद ओलंपियन साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोते हुए कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। अब आज यानी 22 दिसंबर को एक और रेसलर और ओलंपियन बजरंग पूनिया ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने का फैसला किया है। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि हमसे वादा किया गया था कि ब्रजभूषण सिंह और उनके रिश्तेदारों और करीबियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, फिर भी 21 दिसंबर को ब्रजभूषण सिंह जीत गए, मतलब उनके साथी प्रत्याशी जीते, और उन्होंने बयान दिया कि दबदबा बना रहेगा। पूनिया ने आगे लिखा कि वो सम्मान वापस कर रहे हैं क्योंकि सम्मानित खिलाड़ी भी महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर पाए। तीसरी सुर्खी पे आते हैं। साल 2024 के गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि की घोषणा हो गई है। इस बार हमारे मेहमान होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इसको लेकर फ्रेंच राष्ट्रपति निवास से भी आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। इसके पहले भारत ने 2 अन्य प्रयास किए थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों को लेकर। खबरों के मुताबिक भारत ने पहला प्रयास किया था सितंबर 2024 में, जिसमें भारत की योजना थी कि क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाए। क्वाड यानी 4 देशों का समूह जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। ये कोशिश असफल रही। फिर दिसंबर 2023 के शुरुआती हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बुलाने की कोशिश हुई, ये कोशिश भी असफल रही। फिर बतौर गेस्ट आने के लिए तैयार हुए फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों। वैसे मैक्रों आ रहे हैं तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो रफाल मरीन जेट्स का सौदा है शायद उस पर बात और आगे बढ़े। ये थे दिन के जरूरी अपडेट्स। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर। 20 दिसंबर की देर रात सेना का एक ऑपरेशन उस डेरे की गली में शुरू हुआ जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। खुफिया सूचनाओं पर आधारित ये ऑपरेशन 21 दिसंबर को भी जारी रहा। इस ऑपरेशन में सहयोग के लिए डीकेजी में एडिशनल फोर्स की जरूरत पड़ी। बुलावा भेजा गया। सूरनकोट में मौजूद बुल्फिया से राजौरी के थाना मंडी को सेना की एक टुकड़ी रवाना हुई। काफिले में एक जिप्सी और एक ट्रक था। कॉन्वॉय जिस रास्ते से मूव कर रहा था उस रास्ते पर टोपा पीर नाम की एक जगह पड़ती है। ये इलाका पूंछ जिले में आता है और यहीं से बगल के जिले राजौरी की सीमा भी लगती है। टोपा पीर घने जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ हिमालय की पीर पंजाल रेंज के केसरी हिल्स पड़ते हैं, उसकी पहाड़ियाँ हैं। टोपा पीर वाले रास्ते में एक जगह सड़क बड़े तीखे कोण पर घूमती है और इसे कहा जाता है धतियार मोड़। जब भी कोई गाड़ी इस रास्ते से आना जाना करती है तो सड़क की हालत और तीखे मोड़ के चलते उन्हें अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है। तो 21 दिसंबर की शाम 3:45 हुए थे। सूरनकोट से रवाना हुआ आर्मी का जत्था इस मोड़ पर पहुंचा। स्पीड कम हुई। सामने एक जोरदार धमाका हुआ। आर्मी की गाड़ियों पर ब्रेक लगे, लेकिन आर्मी के पास इस बात की जानकारी नहीं थी कि आसपास की पहाड़ियों में आतंकवादी छुपकर बैठे हुए थे। जैसे ही गाड़ियां रुकी, छुपे बैठे आतंकवादियों ने ट्रक और जिप्सी पर फायर खोल दिया। एक क्लासिक एम्बुश था ये। आर्मी के 3 जवान मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए। 3 घायल हुए। देर रात एक और जवान ने प्राण त्यागे। कैलेंडर में 22 दिसंबर की तारीख लगते लगते एक और घायल जवान के प्राण चले गए। शहीदों की कुल संख्या इस तरह हुई 5। नगरोटा स्थित सेना की 16 कोर ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी और जवानों की मृत्यु की पुष्टि कर दी है। ताज़ा खबरों के मुताबिक इस जोन में आर्मी का ऑपरेशन अभी जारी है। स्पेशल फोर्सेस जिन्हें इंडियन आर्मी के सबसे एडवांस जत्थों में से एक माना जाता है, उन्हें भी इस एरिया में डिप्लॉय किया गया है। सुनते हैं उन पत्रकारों को जिनकी नज़र लगातार इस ऑपरेशन पर बनी हुई है। तलाशी अभियान तो चल रहा है और साथ ही साथ जो है इस तलाशी अभियान में जहां सेना प्रमुख तौर से शामिल है, वहीं पर ड्रोन्स और
हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है उन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए जो गुरुवार के आतंकी हमले के पीछे शामिल थे। साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस तफ्तीश में लगी है कि आखिर इस बात का पता लगाया जाए कि ये आतंकी आखिर हमले को अंजाम देने के बाद कहाँ गए, कहाँ छुपे। और यहाँ पर सेना का इसी बात को लेकर जोर है कि ये आतंकी जो है इस इलाके से भटक कर या हटकर दूसरे किसी इलाके में न घुसें। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है न सिर्फ दायरा बढ़ाया गया है तलाशी अभियान का, बल्कि साथ ही साथ साझा तौर पर सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं इस तलाशी अभियान में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस जांच है उसमें अब एनआईए भी जुड़ गई है, वो भी तथ्यों का पता लगा रही है कि मैं बिना समय गवाए कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो सामने आप सेना का ट्रक देख रहे हैं जिसमें सेना के जवान खड़े हैं, उसके पीछे जो ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकियों ने हमला किया था। इस ट्रक को यहां पर क्रेन के जरिए लाया गया है। मैं इस समय डेरा की गली क्षेत्र में खड़ा हूं। ये जो डेरा की गली का जो स्थान है ये बिल्कुल राजौरी और पुंछ जिले की सीमा पर पड़ता है, यानी कि जिस जगह पर आप ट्रक देख रहे हैं वो पुंछ जिला है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये राजौरी जिला है। कुछ मीटर की दूरी का फर्क है। और वहां पर जो आप ट्रक देख रहे हैं, जिस ट्रक पर सेना के जवान खड़े, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा अपने जो दर्शक हैं उनके लिए कि जिस ट्रक पर जवान इस समय सवार हैं, उस ट्रक के पीछे जो दूसरा ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। और अभी कुछ देर पहले यहां पर इस ट्रक को क्रेन के जरिए लाया गया है और हमने देखा कि ये जो ट्रक है गोलियों से छन्नी हुआ है। और हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति भयावह हुई होगी जब आतंकवादियों ने पहाड़ी की चोटी से घात लगाकर इस ट्रक पर हमला किया। देखिए तस्वीरें कुछ थोड़ा साफ दिखनी शुरू हो चुकी है। दरअसल मीडिया को वहां जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं तस्वीरें दिखाने का। जिस ट्रक पर इस समय सेना के जवान खड़े हैं उसके पीछे जो ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर आतंकियों ने कल घात लगाकर हमला किया। और ध्यान दें कि हमने अभी आपको बताया था कि इस हमले के एक दिन पहले यानी 20 दिसंबर को भी एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और वहीं जा रही टीम पर हमला भी हो गया। तो 20 दिसंबर को शुरू हुए ऑपरेशन की क्या स्थिति है, अब आप ये सुनिए। गुरुवार को सुरनकोट के पास डेरा की गली पर जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर जो सेना का कहना है कि वहां पर पहले ही बुधवार को कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद अधिक जो है सेना के बल उस इलाके में जा रहे थे उस मुठभेड़ में आतंकियों के साथ मुकाबला करने के लिए। तो उसी बीच उस मोड़ पर जो कि काफ़ी निकीला मोड़ है, वहाँ पर आतंकियों ने जो है इस सेना के 2 वाहनों पर हमला बोला और वहाँ सेना के उन जवानों के हथियार भी जो हैं वो वहाँ से गायब हैं। दरअसल ये पहला इस तरह का आतंकी हमला पुंछ और राजौरी में नहीं है। अगर इसी साल की बात करें 4 बड़े इसी नौयत के आतंकी हमले जो हैं वो PAFF के आतंकियों ने वहाँ पर पुंछ और राजौरी में अंजाम दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पिछले कुछ सालों के दौरान, खासतौर से पिछले 2 सालों के दौरान इस तरह के आतंकी हमले जो हैं पुंछ और राजौरी में क्यों बढ़ने लगे हैं। एक तो यहाँ की टोपोग्राफी, क्योंकि यहाँ जो इलाका है वो गंजान जंगलों से घिरा हुआ है, छोटी छोटी सड़कें हैं, पहाड़ी इलाका है जहाँ पर आतंकियों को छुपने की जो है कुदरती तौर पर जगह मिल रही हैं, जिनमें खासतौर से वो उन कुदरती गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं हाइडआउट्स के लिए, जो इन जंगलों में अक्सर जगहों पर पाई जाती हैं। बता दें कि इस आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA करेगी। इस बुलेटिन के लिखे जाने तक NIA की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। जांच शुरू हो चुकी है। इस घटना के बारे में सूत्र कुछ और भी जानकारियां दे रहे हैं। जानकारी ये कि औचक किया गया अटैक ये नहीं है। इस हमले की प्लानिंग कुछ वक्त से चल रही थी। जैसे ही आतंकवादियों को सूचना मिली कि आर्मी का एक जत्था ठीक इसी मोड़ से रीइंफोर्समेंट के लिए आगे जाएगा, उन्होंने एम्बुश प्लान किया और उससे अमल में भी लाए। इस अटैक के प्लान पर हम वापस आएंगे। पहले उस संगठन के बारे में जान लेते हैं जिससे जुड़े आतंकवादियों ने आर्मी कॉन्वॉय पर हमला किया है। संगठन का नाम है PAFF, पूरा नाम पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है। दरअसल जैश पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादी संगठन है, लिहाजा इससे जुड़े लोग अलग अलग प्रॉक्सीज बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। ये कश्मीर में जैश के प्रॉक्सी की तरह काम भी करते हैं। फिर
काम कौन सा? युवाओं को रिक्रूट करना, पाकिस्तान से ड्रग्स और नशे के सामानों की तस्करी करना, आतंकवादी हमले करना। साल 2020 में लश्कर के कुछ कमांडर्स ने जैश ए मोहम्मद के कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाया और इस संगठन की नींव पड़ी। इस फ्रंट ने अब तक कई आम लोगों, सरकारी अधिकारियों और भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया है। इसी साल जनवरी में भारत सरकार ने PAFF को UAPA के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। 21 दिसंबर को PAFF से जुड़े लोगों ने अमेरिका की बनाई हुई M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया। PAFF और उसके इस हमले से जुड़ाव के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। यहाँ पर जो है M4 जो कि अमेरिका की बनी राइफल है, उसका इस्तेमाल जो है आतंकवादियों ने किया था इस हमले को अंजाम देने में। M4 अगर राइफल की बात की जाए, ये अमेरिका में सबसे सोफिस्टिकेटेड राइफल बनी है और इस राइफल का न सिर्फ निशाना घातक है बल्कि साथ ही साथ इसकी गोलियां बहुत दूर तक जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी जो जांच में सामने आई है कि स्टील बुलेट्स, क्योंकि आमतौर से बुलेट जो है ब्रास का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हार्ड स्टील के गोलियां इस्तेमाल की है आतंकवादियों ने, ताकि वो किसी भी लोहे की दीवार यानी गाड़ी के दीवार या ट्रक के दीवार को छेद कर अंदर घुस सके। तो वो हमने उन तस्वीरों में भी देखा जो उन गाड़ियों की हैं, जहाँ पर पूरी तरह से जो गोली है इस M4 राइफल की, वो पूरी तरह से गाड़ी की बाड़ी को काट कर जो है अंदर गई है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस गाड़ी में वाहन सवार जवानों को निशाना बनाए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2016 से जो है M4 और M2 जो कि अमेरिका की बनी राइफलें हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो जैश ए मोहम्मद के आतंकी जम्मू कश्मीर में करते आए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऐसी 4 राइफलें पिछले 3 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर के कई इलाकों में मुठभेड़ों के दौरान बरामद की है मारे गए आतंकवादियों से। तो ये कहीं ना कहीं एक बदलाव है हथियारों के इस्तेमाल को लेकर आतंकवादियों की तरफ। इतना ही नहीं बल्कि आतंकवादी अब एक ट्रेंड सोल्जर की तरह जो है अपने हेलमेट कैमराज भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आज PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वो तस्वीरें जारी की हैं, आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी जो भी आतंकी वारदातें राजौरी और पुंछ में PAF की तरफ से की गई, उनकी तस्वीरें उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर साझा की। चाहे वो पिछले साल जो ट्रक पर अटैक हुआ था राजौरी में ही, या फिर उसके बाद सेना के काफिले पर हमला हुआ था, तो उनकी तस्वीरें जो है लगातार एक अपना प्रोपेगेंडा मशीनरी को आगे बढ़ाने के लिए और बाकी आतंकियों का हौसला बढ़ाने के लिए PAF की तरफ से जो है जारी की जाती है सोशल मीडिया पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर से आतंकवाद का ध्यान हटाकर और पूरे जम्मू कश्मीर में और सेना के को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इस जगह और इस इलाके को चुना गया है। PAFF के बाद वापस आते हैं प्लान पर। ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार बताते हैं कि जिस केसरी हिल्स के इलाके में आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन पहाड़ियों में मौजूद प्राकृतिक गुफाएं आतंकवादियों की बहुत मदद करती हैं। टेरेन से फ़ायदा मिलता है उन्हें। सेना अभी भी इस इलाके को मैप करने की कोशिश ही कर रही है, लेकिन वो अभी तक ऊंचाई पर मौजूद पहाड़ों में बनी गुफाओं तक नहीं पहुंच सकी है, जहां बैठकर आतंकवादी उन पर हमला करते हैं। यहां तक पहुंचने और ऑपरेशन लॉन्च करने की सेना की तैयारियां लगातार जारी हैं। सुनिए इंडिया टुडे के पत्रकार जितेंद्र बहादुर सिंह को, जो इस इलाके की और डिटेल मुहैया करा रहे हैं। इस समय खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आतंकी सीमा के उस पार यानी पाक अधिकृत कश्मीर में भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। इस बार ये आतंकी ज्यादा से ज्यादा राजौरी सेक्टर के उस पार में इकट्ठे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि आतंकी ये चाहते हैं कि यहाँ के जो जंगल हैं यानी जो केसरी हिल्स का इलाका है, इन इलाके में आकर के छिप जाना। केसरी हिल्स के इलाके में कई ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनकी संख्या लगभग 12 के आसपास बताई जा रही है। इन प्राकृतिक गुफाओं में आकर के आतंकी छिप जा रहे हैं और उसके बाद घात लगाकर सेना की गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि घुसपैठ करने के लिए नए नए रास्तों का इस्तेमाल पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा बल यहां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन ये आतंकी जिस तरीके से छिपकर बैठे हुए हैं, उनको लेकर के बड़ा सुरक्षा एजेंसियों के बीच में सरदर्द बना हुआ है। और सूत्र बताते हैं कि कई ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद हैं, जिसमें 4 ऐसे लॉन्च पैड हैं मसरूर बड़ा भाई जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। इसके साथ साथ LOC के उस पार
लॉन्च पैड्स में आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये विदेशी आतंकी हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी। इन आतंकवादियों को भारत के अंदर भेज करके बड़ी घटना को अंजाम देने का भी प्लान तैयार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किया है। लेकिन इस पूरी घटना को भूगोल की नजर से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बना दिया गया था और राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया। लेकिन ठीक इसी मौके पर आतंकवादी दो खास इलाकों में एक्टिव हो गए, राजौरी और पुंछ। साल 2021 से लेकर अब तक यानी साल 2023 के आखिर तक आतंकवादियों ने बस इन्हीं दो इलाकों में 8 बड़े हमले किए, 34 से ज्यादा जवानों, अधिकारियों और आम नागरिकों की जान ली। एक बानगी आप देखिए, 11 अक्टूबर 2021 सुरनकोट के चमर के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, सेना के 5 जवान शहीद हुए। 14 अक्टूबर 2021 मेंढर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान आर्मी के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। 11 अगस्त 2022 परगाल राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ, 5 जवान फिर वीरगति को प्राप्त हुए। 20 अप्रैल 2023 मेंढर में आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, भिन्न भिन्न सुरक्षा बलों के 5 जवानों के प्राण गए। 5 मई 2023 राजौरी में आईडी ब्लास्ट हुआ, फिर 5 पैरा एसएफ के कमांडो शहीद हुए। 13 सितंबर 2023 राजौरी में ही एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान आर्मी के 2 अधिकारी, 1 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 डीएसपी वीरगति को प्राप्त हुए। एक और जवान की भी मृत्यु हुई थी। 22-23 नवंबर 2023 राजौरी में 5 जवान शहीद हुए, इनमें आर्मी के 2 बड़े अधिकारी भी शामिल थे। 21 दिसंबर 2023 टोपापीर में घात लगाकर हमला किया, 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। आपने देखा कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं राजौरी और पुंछ के इलाके में ही हो रही हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने आपके सामने एक टर्म हम रखना चाहते हैं, पीर पंजाल रीजन। कुछ देर पहले भी हमने ये नाम आपको बताया ही था। आप जानते ही हैं कि कश्मीर घाटी के पश्चिम और दक्षिण में जो हिमालय के पहाड़ हैं, उन्हें पीर पंजाल रेंज कहा जाता है। आप जम्मू से कश्मीर जाते हैं तो बनिहाल पास को पार करने के बाद ही कश्मीर लगता है। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण पास है पीर की गली, जिसे पीर पंजाल पास भी कहा जाता है। ये कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाकों से जोड़ता है। इसी पास के नाम पर इलाके का नाम रखा गया पीर पंजाल क्षेत्र। पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, दुर्गम हैं, घने जंगल हैं, इसीलिए ये इलाका भारतीय कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच एक प्राकृतिक बाउंड्री की तरह है। ध्यान रहे कि पीर पंजाल के पश्चिम में भी हिंदुस्तान है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर थोड़ा आगे से लगता है। लेकिन अपने भूगोल और नियंत्रण रेखा के बेहद करीब होने के चलते पीर पंजाल रीजन में आतंकवादी घटनाएं होती ही रहती हैं। जाहिर है सेना और पुलिस के ऑपरेशंस भी लगातार चलते हैं। ऊंचाई और घने जंगलों के चलते किसी बड़ी सेना के लिए भी 2 या 3 आतंकवादियों को खोजना एक बहुत मुश्किल काम होता है, जिसमें जान भी जा सकती है। टेरेन ऐसा है कि आप इसमें कितना भी ट्रूप्स पंप कर सकते हैं, वो काफ़ी नहीं पड़ेंगे। जब साल 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ तो राजौरी इलाके में ही लगभग 110 किलोमीटर की फेंस लगाई गई, लेकिन तीखी ढलान, नदी नालों और मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से फेंस इतनी कारगर नहीं रह जाती है। लिहाजा सीमा पार से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ पूरी तरह थम नहीं पाती है और ऑपरेशंस लगातार चलते हैं। हालांकि इस इलाके में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का भी अपना इतिहास है। साल 2003 में सेना ने इसी इलाके में एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम था सर्फ विनाश। मकसद था पीर पंजाल के इलाकों में पैड बना चुके आतंकवादियों को बाहर निकाला जाए। ऑपरेशन शुरू हुआ तो पता चला कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आउटफिट्स ने पुंछ के एरिया में सेफ हाउस और बंकर्स तक बना लिए थे। वो यहाँ मौजूद प्राकृतिक गुफाओं को भी अपने हाइडआउट्स के लिए इस्तेमाल करते थे, कार्रवाई को अंजाम देकर छुप जाते थे। जब सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया तो 150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में आतंकवादियों के ऐसे 119 हाइडआउट बरामद हुए थे। साथ ही इस ऑपरेशन में 64 आतंकवादियों को भी न्यूट्रलाइज किया। सेना ने तब दावा किया था कि उन्होंने आतंकवादियों को भगाकर उस इलाके में एंटी टेररिज्म ग्रिड स्थापित कर दिया है, यानी सुरक्षा बलों की पोस्ट्स की चेन, जिनका इस्तेमाल मॉनिटर करने और जवाब देने के लिए किया जा सकता है। जिस समय सेना ने इस ऑपरेशन के सफल होने की सूचना दी, उस समय देश के रक्षा मंत्री होते थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने इस ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि भविष्य में इस तरह के और ऑपरेशंस चलाए जाएंगे। सेना के कुछ अधिकारी नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं कि सर्प विनाश के बाद साउथ कश्मीर के कई इलाकों में शांति हो गई, लेकिन पीर पंजाल और उसके आसपास के कुछ इलाकों में मूवमेंट होती रही और इन्हीं इलाकों में लगातार आतंकवादियों की मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई।
घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं तो धीरे धीरे आर्मी की मौजूदगी में भी कुछ कमी हुई। साल 2011 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसी इलाके में पड़ने वाले राजौरी और पुंछ को उग्रवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया था, मिलिटेंसी फ्री कह दे। लेकिन साल 2019 में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद पीर पंजाल में लश्कर और जैश के कुछ आउटफिट्स फिर से एक्टिव हो गए, अपने उन्हीं प्रॉक्सी संगठनों के सहारे एक्टिव हुए जिनका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया। इन संगठनों में काम करने वाले आतंकवादी अमूमन इन इलाकों के रहने वाले होते थे। आतंकवादी संगठनों के स्थानीय हैंडलर्स इनकी भर्ती करते थे, फिर गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले जाते थे। वहां पर ट्रेनिंग के बाद फिर से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आते और यहीं पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देते। ये क्रम आज भी जारी है। मौजूदा घटना इसी टेरर सिंडिकेट का एक और एपिसोड है। अब वापस आते हैं ताज़ा घटना पर। सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी है कि इस घटना में पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए हुए आतंकवादी तो शामिल हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए चीन ने भी हाथ बढ़ाया हुआ है। इंडिया टुडे में प्रकाशित मंजीत नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन की मदद से भारत के पश्चिमी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी सीमा यानी कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर वाला एरिया, जिसमें राजौरी और पुंछ भी आते हैं। इसके पीछे चीन का सोचना है कि अगर राजौरी और पुंछ के इलाके में पाकिस्तान प्रेशर डेवलप करता रहे तो भारत अपनी पूर्वी सीमा से, यानी जहां भारत से चीन की सीमा लगती है, लद्दाख है, वहां से अपनी सेना की संख्या में कटौती करने को मजबूर हो जाएगा। ये तो साजिश हो गई, लेकिन वो सवाल तो अभी भी अधूरा है कि कश्मीर के 2 हिस्से अभी भी इतने ज़्यादा वल्नरेबल क्यों हैं कि उन पर लगातार बेरोक टोक हमले हो रहे हैं। क्या इंटेलिजेंस में कमी है? क्या ऑपरेशन में सामंजस्य का अभाव है? क्यों नहीं लगातार हो रही आतंकवादी घटनाओं को रोक पा रहे हैं हम? सुनिए एक्सपर्ट्स को। भी आतंकवादी या जिसने कोई प्लान किया ऐसा काम करना, उसके पास एक एडवांटेज होता है कि वो प्लेस एंड पोजीशन ऑफ हिज चॉइस वो सिलेक्ट करता है और वहां पर वो कब से छुप के अपनी तैयारी करता रहता है। वहां पर एमुनेशन इकट्ठा किया जाता है, वहां पर कम्युनिकेशन के मीन्स इकट्ठे किए जाते हैं, वहां पर खाने पीने का सामान इकट्ठा किया जाता है। एक किस्म का छोटा मोटा जो है वो एक टेररिस्ट कैंप बन जाता है। अभी ये लोग एम्बुश वाली जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करते हैं। हमारे पास सुरक्षा फोर्सेस के पास इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ा वो होता है, उसको छानना, उसको देखना और उसको लोकेट करना किसी को, ये एक बहुत मुश्किल काम है। जब आप देखें कि वहाँ की टेरेन जो है उसकी डिफिकल्टी देखें, वेदर की डिफिकल्टी देखें, और जंगल जो ये पीर पंजाब जहाँ की हम बात कर रहे हैं, अनंतनाग की और कुकरनाग विलेज की जहाँ पर यह घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, तो वहाँ का जो डेंस ये जंगल है, वहां पर छुप के किसी के ऊपर वार करना ये बहुत आसान है। तो ये एडवांटेज जो है आतंकवादी को होता है, और हमारे पास इक्विपमेंट या ऐसे सर्वेलेंस के हथियार या ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम पता करते रहते हैं, दिन ब दिन का नजर रखी जाती है कि कहाँ पर क्या हरकत हो रही है। उसके बावजूद ऐसी टेरेन में, ऐसे वेदर में और पहाड़ियों जैसे जो है डिफिकल्ट टेरेन में छुप के घात लगा के एम्बुश करना किसी को भी ये आसान होता है। और चाहे कितनी भी बहादुर, कोई भी कितनी भी बड़ी फोर्स हो, कितनी भी इक्विपमेंट हो, कितने वेपन सिस्टम हो बढ़िया, उसके बावजूद इन ऐसे अटैक को रोकना जो है बहुत मुश्किल होता है। उम्मीद है कि इन कमजोरियों और इन शिकायतों का हल जल्द निकाला जाएगा और देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।